दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। पॉलिटिकल साइंस का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मार्क्स के राज्य संबंधी विचारधारा का वर्णन करें। मार्क्स के राज्य संबंधी विचारधारा का वर्णन करें। तो बिना देर के इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग समझेंगे और इसके राज्य संबंधी विचारधारा को देखेंगे। ठीक है, इसकी परिचय को हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स आधुनिक राजनीतिक चिंतन के उन प्रमुख विचारकों में से हैं जिन्होंने राज्य को नैतिक संस्था या सर्वहितकारी संगठन के रूप में ना देखकर उसे आर्थिक संरचना और वर्ग संघर्ष से जोड़कर समझाया है। उसको सिर्फ नैतिक या फिर नैतिक संस्था या फिर सर्वहितकारी संगठन के रूप में ना देखा, बल्कि आर्थिक संरचना और वर्ग संघर्ष से जोड़ करके समझाया गया। ठीक है, इसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। आगे इसमें कहा जा रहा है कि मार्क्स का राज्य सिद्धांत उनके ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष और उत्पादन संबंधों की अवधारणा पर आधारित थे। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो मार्क्स का राज्य सिद्धांत है वो ऐतिहासिक भौतिकवाद का मतलब ये होता है जैसे कमाना, खाना, पहनना। ठीक है, वर्ग संघर्ष के बारे में कि जो गरीब है अमीर है इसके बारे में, उत्पादन संबंधों की अवधारणा पर आधारित है। उत्पादन संबंधों की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, उनके अनुसार राज्य किसी भी समाज में तटस्थ संस्था नहीं होता। राज्य किसी भी समाज में तटस्थ संस्था नहीं होता, बल्कि वह शासक वर्ग के हितों की रक्षा करने वाला एक उपकरण होता है। बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो राज्य है वो जो शासक वर्ग है, जो रईस वर्ग है, उसके हितों की रक्षा करने वाला एक उपकरण मात्र है। ठीक है, तो इस तरह से कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा जा रहा है। यहाँ पर जो आपने पढ़ा कि कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचारधारा का वर्णन करें, इसका मतलब ये सीधा सिर्फ एक ही मतलब आप समझ सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो राज्य है वो सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। राज्य में जो कानून बनाए जाते हैं उसको सिर्फ गरीबों के लिए होता है। मतलब जो अमीर लोग हैं वो कानून को फॉलो नहीं करते, सिर्फ गरीबों के लिए जेल है, संविधान है, गरीबों के लिए नियम है, कानून है। ठीक है, बाकी जो रईस हैं, जो उद्योगपति लोग हैं, जो पूंजीपतिवादी लोग हैं, उनके लिए ना ही राज्य महत्व रखता है, ना ही उनके लिए कोई कानून महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि राज्य और कानून को वही लोग चलाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग राज्य संबंधी विचारधारा में इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। मार्क्स की विचारधारा में इसी चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। तो समझते हैं यहाँ से राज्य की उत्पत्ति को। पहले हम लोग देखते हैं राज्य की उत्पत्ति को। कहा जा रहा है कि मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति समाज में निजी संपत्ति और वर्ग विभाजन के साथ हुई। राज्य का जो उत्पत्ति वो समाज में निजी संपत्ति और वर्ग विभाजन के साथ हुआ था। पहले कहा जा रहा है कि जब आदिम साम्यवादी का मतलब होता है जहाँ पर सभी बराबर हो। कहा जा रहा है कि जब आदिम साम्यवादी समाज में निजी संपत्ति नहीं थी, जब कहीं पर निजी संपत्ति नहीं थी, तब ना तो वर्ग थे और ना ही राज्य की आवश्यकता। जैसे ही समाज में उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का अधिकार हुआ, जैसे ही उत्पादन के वस्तुओं पर, साधनों पर कुछ लोगों का अधिकार हुआ, वैसे ही शोषक और शोषित वर्ग पैदा हुए और इन्हीं वर्गों के टकराव को नियंत्रित करने के लिए राज्य अस्तित्व में आया। इस प्रकार राज्य वर्ग संघर्ष का परिणाम है। इस प्रकार क्या है? तो राज्य वर्ग संघर्ष का परिणाम है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। कहा यह जा रहा है कि मार्क्स के अनुसार राज्य का जो उत्पत्ति वो समाज के निजी संपत्ति के वर्ग विभाजन के साथ हुआ था। जब पहले लोगों के पास संपत्ति नहीं हुआ करता था, तब लोग सारे समाज में बराबर होते थे, कोई भी किसी का गुलाम नहीं होता था, कोई भी किसी का शोषण नहीं करता था। लेकिन जब लोगों के पास संपत्ति होने लगा, जब लोग संपत्ति इकट्ठा करने लगे, वही बात कहा जा रहा है कि जब आदिम साम्यवादी समाज में निजी संपत्ति नहीं थी, जब आदिम समाज में, जब साम्यवादी समाज चल रहा था, उस टाइम जब सभी लोग बराबर थे, उस टाइम में संपत्ति नहीं थी, तब ना तो वर्ग था और ना ही राज्य था। ठीक है, तब ना ही वर्ग था, ना ही अमीर गरीब था, ना ही कोई राज्य था, ना ही कोई सीमा था। जैसे ही समाज में उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का अधिकार हुआ, जैसे ही समाज पर उत्पादन के कुछ साधनों पर लोगों का अधिकार हुआ, वैसे ही शोषक और शोषित वर्ग पैदा हो गए। वैसे तरह से जो पहले अमीर बने वो गरीबों का शोषण करने लगे। ठीक है, वही कहा जा रहा है कि शोषक वर्ग और शोषित वर्ग पैदा हुए। इन्हीं वर्गों के टकराव को नियंत्रित करने के लिए राज्य अस्तित्व में आया और इन्हीं सब चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए कि गरीब का शोषण अमीर ना कर सके, इसको नियंत्रित करने के लिए राज्य जो है वो अस्तित्व में आया। इस प्रकार राज्य वर्ग संघर्ष का परिणाम है और इस प्रकार जो राज्य है वो वर्ग संघर्ष का एक परिणाम है। जो गरीब और अमीर का जो संघर्ष है उसी का ये परिणाम है राज्य, देश। ठीक है, दूसरा जो इसको समझेंगे वो है राज्य का वर्गीय स्वरूप। राज्य का वर्गीय स्वरूप। मार्क्स ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य किसी पूरे समाज का प्रतिनिधि नहीं होता। राज्य जो किसी भी पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होता, बल्कि वह केवल शासक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। बल्कि वह सिर्फ शासक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करता है। जो रईस लोग हैं सिर्फ उसी का प्रतिनिधित्व करता है। पूंजीवादी समाज में राज्य पूंजीपतियों का, सामंती समाज में जमींदारों का और दास समाज में दास मालिकों का राज्य होता है। इसलिए राज्य का चरित्र हमेशा वर्गीय होता है, ना कि सार्वभौमिक या निष्पक्ष। इसलिए कहा जा रहा है जो राज्य का चरित्र वो हमेशा वर्गीय होता है। जो रईस लोग हैं सिर्फ उन्हीं के पक्ष में होता है और ना ही वो सार्वभौमिक होता है, ना ही वो सबके लिए होता है, ना ही वो निष्पक्ष होता है। जो अमीर लोग हैं सिर्फ उसी के लिए होता है। जो दास के मालिक हैं वो उनके लिए होता है। जो पूंजीपति हैं राज्य उसके लिए होता है। जो सामंती हैं राज्य जो उसके लिए होता है, गरीब के लिए नहीं होता। जो किसान है उसके लिए नहीं होता। जो मजदूर है वो उसके लिए नहीं होता।
जो दास से जो काम करते हैं किसी के अंडर, वो उसके लिए नहीं होता। राज्य सिर्फ अमीरों को देखता है, गरीबों को नहीं देखता। तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है राज्य एक दमनकारी संस्था के रूप में, राज्य को इसके द्वारा एक दमनकारी संस्था बताया गया है। ठीक है, मार्क्स के द्वारा जो राज्य है उसको एक दमनकारी संस्था के रूप में बताया गया है। मार्क्स के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य शासक वर्ग के हितों की रक्षा करना और शोषित वर्ग को नियंत्रित करना है। मार्क्स कहता है कि राज्य का जो मुख्य कार्य है वो शासक वर्गों का हित का रक्षा करना है, मतलब जो पूंजीपति लोग हैं उसके हितों का रक्षा करना है, और शोषित वर्ग को नियंत्रित करना है, और जो शोषित वर्ग है उसको नियंत्रित करना है। सेना, पुलिस, न्यायालय, कारागार और कानून, ये सभी राज्य के ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से शासक वर्ग अपने प्रभुत्व को बनाए रखता है। ये सब क्या है, तो ऐसे कुछ साधन है ये सब क्या है, तो ऐसे कुछ साधन है जिनके माध्यम से शासक वर्ग जो है अपने प्रभुत्व को बनाए रखता है। इसलिए मार्क्स ने राज्य को एक संगठित दमन की मशीन कहा है, एक संगठित दमन की मशीन कहा है। ये जो कानून है, जो पुलिस है, जो सेवा है, जो न्यायालय या फिर जो कारागार है, ये सिर्फ गरीबों के लिए बनाया गया, रईस लोग यहाँ पर नहीं रहते, उसके लिए कोई इसको महत्व नहीं रखता। चौथा जो इसके बारे में कहा गया है, राज्य और कानून का संबंध। राज्य और कानून का क्या संबंध है, इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने क्या कहा। मार्क्स के विचार में कानून भी राज्य की तरफ तटस्थ नहीं होता, जो कानून है वो भी राज्य की तरफ से तटस्थ नहीं होता। कानून वास्तव में शासक वर्ग की इच्छा का कानूनी रूप होता है, जो भी शासक वर्ग चाहता है उसी के इच्छा का कानूनी रूप होता है। पूंजीवादी समाज में कानून निजी संपत्ति, मुनाफा और पूंजीपति वर्ग के अधिकारों की रक्षा करता है। जो पूंजीवादी समाज है उसमें कानून निजी संपत्ति का, मुनाफा का, पूंजीपति वर्ग के अधिकारों का रक्षा करता है। इसलिए कानून नैतिक न्याय पर नहीं बल्कि आर्थिक हितों पर आधारित होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि कानून नैतिक न्याय पर नहीं, जो नैतिक न्याय का मतलब क्या है कि जो सही है उसको सही करना, तो कानून जो नैतिक न्याय पर नहीं बल्कि आर्थिक हितों पर आधारित होता है, आर्थिक हितों पर ही आधारित होता है। अगला जो पॉइंट है वो है राज्य और आर्थिक आधार सिद्धांत। राज्य और आर्थिक आधार सिद्धांत, इसके बारे में क्या कहा है मार्क्स ने। मार्क्स के अनुसार समाज की आर्थिक संरचना ही राजनीति, धर्म, नैतिकता, कानून और राज्य जैसी संस्थाओं को जन्म देती है। जो समाज है उसकी आर्थिक संरचना है कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, या फिर उसका आधार क्या है, यही चीज़ राजनीति को, धर्म को, नैतिकता और कानून या फिर राज्य जैसी संस्थाओं को जन्म देती है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि राज्य इस अधिरचना का एक हिस्सा है। राज्य जो है वो इस अधिरचना का एक हिस्सा है। जैसे जैसे उत्पादन का संबंध बदलते हैं वैसे वैसे राज्य का स्वरूप भी बदलता है। जैसे जैसे उत्पादन का संबंध बदलेगा वैसे वैसे राज्य का स्वरूप भी बदलता है। अतः राज्य की प्रकृति को समझने के लिए आर्थिक व्यवस्था को समझना आवश्यक है। आर्थिक व्यवस्था को समझना आवश्यक है, किसके पास कितना पैसा है, वो किसने आर्थिक व्यवस्था का मालिक है वो। छठा जो पॉइंट लिखा, छठा जो विचार है इनका, पूंजीवादी राज्य की भूमिका। पूंजीवादी राज्य की भूमिका, ये जो छठा इसका सिद्धांत है वो कह रहा है कि पूंजीवादी राज्य की भूमिका होती है। मार्क्स ने पूंजीवादी राज्य को सबसे अधिक आलोचना का विषय बनाया। मार्क्स ने पूंजीवादी राज्य को सबसे अधिक आलोचना का विषय बनाया। उनके अनुसार पूंजीवादी राज्य मजदूर वर्ग को यह भ्रम देता है कि वह स्वतंत्र है। ये जो मार्क्स है इसके अनुसार जो पूंजीवादी राज्य है मजदूर वर्ग को यह भ्रम देता है, मतलब ये इस तरह से अंधेरे में रखता है कि वो स्वतंत्र है, जबकि वास्तव में वह आर्थिक रूप से शोषित होता है। जबकि वह आर्थिक रूप से जो मजदूर लोग हैं वो लोग वास्तव में आर्थिक रूप से शोषित होते रहते हैं। राज्य चुनाव, संसद और कानून के माध्यम से पूंजीपतियों के हितों को वैधता प्रदान करता है। राज्य जो है वो संसद के रूप में, कानून के रूप में, इनके माध्यम से पूंजीपतियों को हितों का वैधता प्रदान करता है और मजदूर वर्ग के विरोध को दबाता है। और मजदूर वर्ग के विरोध को दबाता है, मतलब अगर किसी के कोई उद्योगपति है, पूंजीपति लोग हैं, तो उसके मजदूरों को कुछ हो जाता है, मान लीजिए कोई 10 मजदूर 20 मजदूर मर गया, और अगर बाकी मजदूर उसके लिए हड़ताल करते हैं, उसके लिए मुआवजा मांगते हैं, तो जो सरकार या फिर जो कानून है वो मजदूरों पर लगेगा। जो कानून वो मजदूरों पर लगेगा उसके कंपनी पर नहीं लगेगा। कंपनी को वो लोग कुछ नहीं कहेंगे, जो मजदूर हड़ताल करे उसको पिटाई होगा, वो लोग को पीट के भगाएंगे। ठीक है, वही बात कहा जा रहा है कि राज्य चुनाव, संसद और कानून के माध्यम से सिर्फ पूंजीपतियों के हितों का वैधता प्रदान करता है और मजदूर वर्ग के विरोध को दबाता है। सातवां जो इसका सिद्धांत दिया गया वो है सर्वहारा क्रांति और राज्य। सर्वहारा क्रांति और राज्य, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही कहा गया है। कहा जा रहा है कि मार्क्स के अनुसार शोषण से मुक्ति का मार्ग सर्वहारा क्रांति है। इस क्रांति के माध्यम से मजदूर वर्ग पूंजीपति वर्ग से सत्ता छीन लेता है। इसमें क्या होता है, तो जो मजदूर वर्ग है वो पूंजीपति वर्ग से सत्ता छीन लेता है। इस चरण में एक अस्थायी राज्य की स्थापना होती है, एक अस्थायी राज्य की स्थापना होती है, जिसे मार्क्स ने सर्वहारा की तानाशाही कहा है। जिसको मार्क्स ने सर्वहारा की तानाशाही कहा है, जब मजदूर वर्ग जो पूंजीपतियों पर अधिकार कर लेता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की तानाशाही नहीं बल्कि शोषक वर्ग का दमन और वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। और ये कहा जा रहा है कि इसका जो उद्देश्य है, ये जो सर्वहारा या फिर तानाशाही जिसको कहा जा रहा है, इसका जो उद्देश्य है वो किसी व्यक्ति की तानाशाही नहीं है। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति का तानाशाही है, बल्कि जो शोषक वर्ग है उसका दमन करना है और जो वर्गहीन समाज है उसका स्थापना करना है। जो वर्गहीन समाज का मतलब जहाँ पर कोई भी गरीब अमीर ना रहे। आगे देखेंगे हम लोग इसका जो 8वां सिद्धांत है राज्य का क्षय। राज्य का क्षय कहा जा रहा है मार्क्स का
राज्य सिद्धांत इस बिंदु पर अनोखा है कि वे राज्य को अस्थायी संस्था नहीं मानते, अस्थायी संस्था वो नहीं मानते। उनके अनुसार जब वर्ग समाप्त हो जाएंगे और समाज वर्गविहीन बन जाएगा तब राज्य की आवश्यकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि समाज जो राज्य है वो हमेशा के लिए नहीं है बल्कि कुछ समय के लिए। जब ये वर्गहीन हो जाएगा मतलब जहाँ पर कोई भी वर्ग ऊपर नीचे नहीं रहेगा, कोई भी अमीर गरीब नहीं रहेगा, तब ये जो राज्य का सिस्टम है वो खुद ही खत्म हो जाएगा, वर्गहीन हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस अवस्था में राज्य धीरे धीरे छीन होकर लुप्त हो जाएगा। इस अवस्था में क्या होगा, जो राज्य है वो धीरे धीरे छीन होकर के लुप्त हो जाएगा और एक साम्यवादी समाज स्थापित होगा। एक साम्यवादी समाज स्थापित होगा जहाँ पर साम्यवादी का मतलब क्या है कि सभी लोग बराबर, जहाँ शोषण और दमन नहीं होगा, जहाँ पर ना शोषण होगा ना ही पर दमन होगा। ठीक है, बारे में राज्य का क्षय के बारे में बताया गया था। आगे जो 9वां पॉइंट लिखा है वो है मार्क्स का आदर्श साम्यवादी समाज का। ठीक है, मार्क्स का आदर्श क्या है, तो समाज जो साम्यवादी समाज है उसके बारे में कहा जा रहा है, मतलब जहाँ पर सभी लोग बराबर हों। अंतिम लक्ष्य एक ऐसा समाज था जहाँ न राज्य हो, न वर्ग हो, न ही शोषण हो। इस समाज में उत्पादन के साधन सामूहिक होंगे। इस समाज में क्या होगा, जो उत्पादन का साधन है वो सामूहिक होगा, मतलब सभी लोग के लिए बराबर होगा और प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा, अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और जितना उसको जरूरत है वो उतना ले जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रशासन होगा लेकिन दमनकारी राज्य नहीं। यहाँ पर प्रशासन होगा लेकिन दमनकारी राज्य नहीं होगा। तो इसके कुछ सिद्धांत थे, ठीक, जो राज्य संबंधी विचारधारा उसके सिद्धांतों को समझा। ठीक है, अभी तक हमने मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों को समझा। ठीक है, विचारों को उनके समझा कि उनका विचार क्या है राज्य के संबंध को लेकर के। यहाँ से हम लोग देखेंगे मार्क्स के संबंधी विचारधारा की आलोचना, उनके संबंधों की कुछ विचारों को, कि उनके द्वारा जो राज्य के बारे में बताया गया उसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। तो पहला जो इसका आलोचना है राज्य को केवल वर्गीय उपकरण मानने की आलोचना। राज्य को केवल वर्गीय उपकरण माना गया है। मार्क्स ने राज्य को पूरी तरह शासक वर्ग का उपकरण माना, मतलब ये कहा गया कि जो राज्य है वो सिर्फ शासक वर्ग का उपकरण है, सिर्फ उनका भलाई सोचता है, गरीबों का नहीं। लेकिन आलोचकों के अनुसार राज्य हमेशा केवल एक वर्ग के हितों की रक्षा नहीं करता। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में राज्य कई बार श्रमिकों, कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भी कानून बनाता है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य का स्वरूप केवल वर्गीय नहीं बल्कि आंशिक रूप से सार्वजनिक हितकारी भी हो सकता है। तो ये इसका एक आलोचना रहा है। दूसरा जो इसका आलोचना है वो है राज्य के नैतिक और कानूनी पक्ष की उपेक्षा। राज्य के नैतिक और कानूनी पक्ष की उपेक्षा इसमें की है। मार्क्स ने राज्य और कानून को केवल आर्थिक हितों का परिणाम बताया। क्या कहा गया कि मार्क्स ने राज्य और कानून को केवल आर्थिक हितों का परिणाम बताया और उनके नैतिक महत्व को नकार दिया। आलोचकों का मत है कि राज्य केवल दमनकारी संस्था नहीं होता बल्कि वह सामाजिक न्याय व्यवस्था और नैतिक मूल्यों की रक्षा भी करता है। कानून कई बार शासक वर्ग के विरुद्ध भी निर्णय देता है, जिसे मार्क्स के सिद्धांत में पर्याप्त स्थान नहीं मिला है। तीसरा जो इसका आलोचना हुआ है सर्वहारा की तानाशाही की अवधारणा की आलोचना। जो सर्वहारा है, ठीक है, उसकी तानाशाही की अवधारणा की आलोचना दी गई है। इनके अनुसार ये कहा गया था, कार्ल मार्क्स द्वारा ये कहा गया था कि जो गरीब वर्ग, जो मजदूर वर्ग, वो एक दिन उद्योगपतियों पर कब्जा कर लेगा। ठीक है, उसी को सर्वहारा नाम दिया गया था। लेकिन ये एक इसका आलोचना बन गया। कहा जा रहा है कि मार्क्स की सर्वहारा की तानाशाही की अवधारणा को अत्यंत विवादास्पद माना गया। आलोचकों का कहना है कि किसी भी प्रकार की तानाशाही, चाहे वह मजदूर वर्ग के नाम पर ही क्यों ना हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र को समाप्त कर देती है। व्यवहार में यह तानाशाही पार्टी या नेताओं की तानाशाही में बदल सकती है, जैसा कि कई साम्यवादी देशों में देखा गया है, जैसे कई सारे साम्यवादी देशों में देखा गया। ठीक है, तो ये भी एक इसका आलोचना का कारण रहा था। चौथा जो इसका आलोचना है वो है राज्य के क्षय की अवधारणा अव्यवहारिक। राज्य की क्षय का जो अवधारणा बताया गया है वो एक अव्यवहारिक, मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता। मार्क्स का यह विश्वास कि वर्गहीन समाज में राज्य स्वतः समाप्त हो जाएगा। मार्क्स का यह विश्वास था कि वर्गहीन, जहाँ पर कोई वर्ग नहीं रहेगा वहाँ पर राज्य जो है खुद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आलोचकों के अनुसार एक आदर्शवादी और अव्यवहारिक कल्पना है। ये जो इसके द्वारा कहा गया कि राज्य का क्षय हो जाएगा, आलोचकों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये एक आदर्शवादी और अव्यवहारिक कल्पना बस है। इतिहास में अब तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहाँ राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया हो। देशों में भी राज्य कमजोर होने के बजाय और अधिक शक्तिशाली हो गया। जब वहाँ पर साम्यवाद आया था, जब रूस में साम्यवाद आया था तब वहाँ पर भी तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पर वर्गहीन हो जाए, जहाँ पर कोई भी ऊंच नीच ना हो, तो उस तरह से तो राज्य खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन रूस जो और तरक्की कर गया, तो ये किसका आलोचना हो गया। पांचवा जो इसका आलोचना है मानव स्वभाव की उपेक्षा। इसने मानव स्वभाव की उपेक्षा की है। कहा जा रहा है कि मार्क्स के राज्य सिद्धांत की एक बड़ी आलोचना यह है कि उन्होंने मानव स्वभाव के स्वार्थ, सत्ता, लालसा और प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति कम आंका। आलोचकों के अनुसार जब तक मनुष्य में प्रभुत्व की इच्छा रहेगी तब तक किसी न किसी रूप में राज्य और सत्ता संरचना बनी रहेगी। जब तक मनुष्यों में लालच रहेगा, ठीक है, प्रभुत्व की इच्छा रहेगी, मतलब शक्ति की इच्छा रहेगी, तब तक राज्य किसी न किसी संरचना में बना रहेगा।
इसलिए राज्य का पूर्ण अंत संभव नहीं प्रतीत होता। इसलिए राज्य का जो पूर्ण अंत है वो संभव नहीं होता, संभव प्रतीत नहीं होता। ठीक है, आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग देख लेते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि इस प्रकार मार्क्स का राज्य संबंधी विचारधारा राज्य को एक वर्गीय, दमनकारी और अस्थायी संस्था के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्होंने राज्य को एक नैतिक आदर्श के बजाय आर्थिक संरचना और वर्ग संघर्ष से जोड़कर देखा। उनका राज्य सिद्धांत न केवल पूंजीवादी व्यवस्था की तीखी आलोचना करता है, बल्कि एक वर्गहीन और राज्यविहीन समाज की कल्पना भी प्रस्तुत करता है। तो ये इसका निष्कर्ष हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है, शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।